हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। मैं लेके आ गई हूं फिर से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को टुकड़े टुकड़े करके पढ़ रहे हैं, जिससे आपको जो पोर्शन रिवाइज करना है आप मेरा वो वीडियो, आप मेरा वो लेक्चर जाके देख सकते हैं और आपका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या है? हमें पता है कि सेल वॉल जो आपकी होती है प्लांट सेल का एक यूनिक स्ट्रक्चर है। किसका यूनिक स्ट्रक्चर है? प्लांट सेल का। प्लांट सेल में एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, जो फुली परमिएबल होता है। फुली परमिएबल का मतलब इट अलाउज एवरीथिंग टू कम इनसाइड। ठीक है, वो सारी चीजों को अंदर आने देता है। फुली परमिएबल, कोई सिलेक्शन नहीं करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, और ये प्लांट सेल को एक रिजिडिटी, एक स्ट्रेंथ और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल का ही एक यूनिक स्ट्रक्चर है। अ सेल वॉल इज डिफाइंड एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट कवरिंग द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द सेल। कौन सी सेल? प्लांट सेल। Its composition varies according to the organism and is permeable in nature. Permeable का मतलब बच्चों it allows everything to come inside. Okay, the cell wall separates the interior contents of the cell from the exterior environment. जो cell wall है वो interior content को exterior content से separate करके रखता है. This is a plant cell. Suppose this is a plant cell. ठीक, ये जो आपको कवरिंग दिख रही है हो गई आपकी सेल वॉल, जो आउटर मोस्ट लेयर है। इसके अंदर जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया आपका अंदर साइटोप्लाज्म, एक जगह वैक्यूल, फिर न्यूक्लियस। इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट इज अ यूनिक स्ट्रक्चर फॉर प्लांट सेल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इट ऑल्सो प्रोवाइड शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। अब क्यों जरूरी है प्लांट सेल के लिए सेल वॉल, और एनिमल सेल में क्यों एब्सेंट है भाई? प्लांट सेल एक स्टेशनरी स्ट्रक्चर है ना, उसको एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वहीं खड़े रहना होता है। लाइक अगर बहुत तेज बारिश हो, हैवी रेनफॉल हो, बहुत तेज हवा चल रही हो, आंधी हो, तूफान हो, उसको वहीं टिके रहना है। तो वहीं टिके रहने के लिए उसके पास भाई कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो वो प्रोटेक्शन प्लांट सेल के पास इन द सेल वॉल है, इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल्स में एंड ह्यूमंस में वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बचने के लिए। तो हमें इस तरीके के एक लेयर की, एक प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोबिलिटी है। वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए ये यूनिक स्ट्रक्चर किसके लिए है? प्लांट सेल के लिए। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। प्लांट सेल वॉल एक डेफिनेट शेप देता है, रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट सेल को। दूसरा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक्स। फिजिकल शॉक्स और मैकेनिकल स्ट्रेस को कि अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन देता है, जैसे भी मैंने डिस्कस किया। इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर। सेल ज्यादा एक्सपेंड ना हो जाए, सेल को उसी शेप में रखने का काम भी आपका सेल वॉल करता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल। वाटर लॉस को भी बचाता है, वाटर लॉस को भी मिनिमाइज करता है सेल के लिए। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेज बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल। जो भी चीज अंदर आएगी या सेल से बाहर जाएगी तो वो किसके थ्रू जाएगी? प्लांट सेल में सेल वॉल के थ्रू।
It acts as a barrier between interior cellular components and external environment. Interior cellular components और external environment के बीच में ये एक बैरियर है, दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ है, दोनों को अलग अलग करके रखा। अगर ये बैरियर नहीं रहेगा तो सारी चीजें सेल में अंदर घुस जाएंगी। हमें दोनों की इंटीग्रिटी अलग अलग रखनी है, दोनों को अलग अलग बना के रखना है, तो ये वो बैरियर है जो हम इन दोनों चीजों को अलग करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये हो गए सारे सेल वॉल के फंक्शंस। अब प्लांट सेल की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन or shrinkage of protoplasm of plant cell and is caused due to the loss of water in the cell. अगर एक प्लांट सेल को हम एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दें, ये सोल्यूशन है, इसको हमने किस में रख दिया बेटा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो प्लांट सेल में बेटा क्या होगा? ये रिजिडिटी है सेल वॉल की वजह से, तो ये पूरा की पूरा तो सिकुड़ नहीं पाएगा, लेकिन जो पानी का लॉस होगा उसकी वजह से, पानी कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है, उसकी वजह से जो अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड कंटेंट है, वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें वाटर लॉस करता है प्लांट सेल और क्या करता है? उसमें श्रिंकेज हो जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का टुवर्ड्स द सेंटर, और इस प्रॉपर्टी को हम प्लांट सेल की कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, ये पानी बाहर निकल गया तो ये अंदर की तरफ क्या हो गया? आपका प्रोटोप्लाज्म पूरा सिकुड़ गया, लेकिन सेल का स्ट्रक्चर वैसे ही है, सेल वॉल की वजह से वैसे ही रहेगा। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, जिसमें प्रोटोप्लाज्म, जो टोटल सेल कंटेंट है, वो पूरा वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सेल एज इट इज रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। दिस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। अब ये तो था आपका सेल वॉल। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जो हमने देखा कि ये जो प्लांट सेल है, अगर मैं प्लांट सेल बनाऊं तो उसमें यहाँ मैं न्यूक्लियस बनाती हूँ, ये आपका वैक्यूल हो जाता है, और अगर मैं एनिमल सेल ड्रॉ करती हूँ तो मैं आपका न्यूक्लियस ऐसे सेंटर में शो करती हूँ। ऐसा इसलिए करती हूँ, प्लांट सेल में वैक्यूल बिग साइज का होता है, तो वो धकेल देता है हमारे न्यूक्लियस को साइड में, तो हमारा न्यूक्लियस साइड में पहुंच जाता है बेचारा। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत स्मॉल साइज के हैं, तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी या न्यूक्लियस की पोजीशन नहीं ले पाते, तो न्यूक्लियस बीच में ही रहता है। न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, दिमाग। जो सारी चीज़ों, दिमाग क्या करता है? सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, हमारे एक्शंस, हमारे इमोशन, सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन जो है आपका सेल के अंदर, वो है आपका न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि सेल्यूलर एक्टिविटीज, ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट, द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। कैसा है? मेम्ब्रेन से ढका हुआ ऑर्गेनेल है और सारे यूकैरियोट्स में मिलता है। न्यूक्लियस इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर एनवेलप दो मेम्ब्रेन से बनता है, एक इनर एंड एक आउटर। द एनवेलप इज परफोरेटेड बाय स्मॉल गैप्स। उन एनवेलप में से स्मॉल गैप्स होते हैं, ये जो स्मॉल गैप्स हैं, दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। इस तरीके से ये जो बीच में आपको परफोरेशन दिख रहा है, गैप्स दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके न्यूक्लियर पोर्स। क्लियर? क्रोमैटिन डिस्क्राइब्स डीएनए दैट इज कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन। पूरे न्यूक्लियस में थ्रेड जैसा एक इंटरमिंगल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, वो किसके साथ कॉम्प्लेक्स रहता है? प्रोटीन के साथ रहता है।
और उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन डिस्क्राइब्स डीएनए दैट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन्स। नेक्स्ट, द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन। इसके अंदर आपको एक डेंस बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस बॉडी है बच्चों, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। वो आपका राइबोसोमल आरएनए बनाता है और राइबोसोम भी बनाता है। इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि यहां राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप स्ट्रक्चर, ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये दोनों न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। अब ये जगह जगह पे आपको गैप्स दिख रहे हैं, ये जो गैप्स हैं ये हो गए आपके न्यूक्लियर पोर। क्या हो गए, न्यूक्लियर पोर। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है ना इसके अंदर, जो फ्लूइड मटेरियल है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, जहां राइबोसोम बनता है, जहां राइबोसोमल आरएनए बनता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोलस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर आपको भी समझाना होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप है, उसमें क्रोमैटिन होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियर एनवेलप में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और गैप्स होते हैं बीच में जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इससे एंट्री और एग्जिट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म जो चीजें होती हैं वो इसी के थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं। अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और वो न्यूक्लियोलस राइबोसोम सिंथेसिस करता है, इसलिए उसको हम राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपका था क्या, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। क्या है, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, कंट्रोल ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल एंड दस द हेरिडिटी करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर, ये जो क्रोमैटिन है ना बच्चों, ये जब सेल डिवाइड होता है तो ये इस तरह रिबन शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स क्या कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। क्या है आपका, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इस डीएनए पे होते हैं स्मॉल फंक्शनल यूनिट इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन के कंडेंस होने पे क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए में होता है जीन, जो हमें सारे करेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से लाकर हमें देता है, जो ट्रांसफर ऑन होता है, दैट इज जीन्स। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस भी यही कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ, स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम, सब चीजों का स्टोरेज भी न्यूक्लियस में ही है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन। जब प्रोटीन बनना होता है वो किससे बनता है, मैसेंजर आरएनए से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो वो भी रेगुलेशन कहाँ होता है आपका, न्यूक्लियस में। एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस में है, और वो किसको बना रहा है, राइबोसोम्स को बनाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा सेल वॉल कि ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, प्लांट सेल को कैसे स्ट्रक्चर दे रहा है, कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये भी सेल वॉल के आपने देख लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद आपने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टॉपिक है ये, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। किसको बोलते हैं, डिस्क्राइब प्लाज्मोलिसिस विद वेल लेबल्ड डायग्राम। तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आपने देखा न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो फंक्शंस क्या क्या करता है। ठीक है, इतने सारे इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसी की वजह से वो डायरेक्टर ऑफ द सेल कहलाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहलाता है, या ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। आई होप आपकी सारी क्वेरीज, आपके सारे डाउट यहाँ सॉल्व हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आपका बाकी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
ठीक है, जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स भेज सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूंगी। आप हमारे साथ जब तक जुड़े रहें, सारे लेक्चर्स देखते रहें। जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को, और हमारे साथ बने रहें। अगले लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।